Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I'm physics faculty in Resonance. So as we are reading that chapter friction, ठीक है ना, तो आज जो हमें पढ़ना दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. हमने देख रखा था फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन बेसिकली अपोजिंग फोर्स होता है. फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है? अपोजिंग फोर्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन वन बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव. जब कोई बॉडी मूव करे या टेंड्स टू मूव करने की कोशिश करे तो उसमें जो अपोजिंग फोर्स जनरेट होते हैं तो वो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा. आप घर पे टीवी देख रहे हो, ठीक है ना, टीवी देख रहे हो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है तो आप तो देखते रहोगे. बट जैसे ही मम्मी ने बोला कि टीवी बंद करो, आप क्या बोलते? 2 मिनट, ठीक है ना. तो जो अपोज करा आपने दैट इज द फ्रिक्शन. यहां पे वही है फ्रिक्शन. क्लियर है ना? अपोजिंग, जब तक वो बोली नहीं तब तक आप कुछ किए ही नहीं, अपोज ही नहीं करे. उसी तरीके से जब तक ये डस्टर इस तरीके से रखा हुआ था कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा. बट जैसे ही मैंने इसको खींचना स्टार्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में, सरफेस ने, कॉन्टैक्ट सरफेस ने फोर्स लगाना स्टार्ट किया एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो देखो अभी मैंने बोला टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल, या समझाने के लिए मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है ना? क्या है वो एग्जांपल? देखो सपोज मेरे पास एक अलमीरा है. क्लियर है ना? अलमीरा है, मतलब अलमीरा का मतलब क्या होता है? जैसे घर पे आप दीपावली के टाइम साफ सफाई करते हो तो सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हो. तो सपोज घर पे मेंबर्स है, उन्होंने टास्क दिया बच्चे को, बॉय को, और वो बॉय को बोला कि दैट यू हैव टू शिफ्ट अलमीरा. अलमीरा को आपको शिफ्ट करना. तो उसने फोर्स लगाया सपोज 5 न्यूटन का. जैसे ही उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया अलमीरा वहीं का वहीं रहा. मतलब क्या हुआ? उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अलमीरा भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन 5 न्यूटन का लगा दिया होगा, तभी वो वहीं पे वहीं रहा. फिर ये काम को देखते हुए इसकी सिस्टर आई और वो सिस्टर ने क्या करा? वो भी फोर्स लगाई 7 न्यूटन का. कितना फोर्स लगाई? 7 न्यूटन का. 5 + 7 12 न्यूटन. जैसे उसने 12 न्यूटन लगाया फिर से अलमीरा वहीं का वहीं 12 न्यूटन लगा करके एज इट इज उसी पोजीशन पे रह गया. क्लियर है मेरी बात? अब ये सब देखते हुए इन दोनों की मम्मा वो आई और उसने क्या करा? उसने भी फोर्स लगाया 12 न्यूटन का. मॉम जैसे 12 न्यूटन का लगाया, सपोज अब टोटल फोर्स कितने हो गए? 24 न्यूटन का. तो अब ये 24 न्यूटन लगा करके रुका हुआ है. बट जैसे ही 24 न्यूटन, अब किसी ने थोड़ा सा भी फोर्स आ करके और भी 0.1 न्यूटन का भी लगा दिया तो ये मूव कर जाएगा. मतलब ये सरफेस 24 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है. अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं 24 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है? इसके लिए अभी मैं बात करूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा. आपको इवन फॉर्मूला भी पता होगा. फॉर्मूला से पता लग जाएगा कि ये सरफेस मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगा सकता है. क्लियर है ना? अब इसके पापा आएंगे और थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे और पुश कर देंगे तो पापा बोलेंगे मेरे पास शक्ति है. तो शक्ति नहीं है. इन लोगों ने जितना फोर्स लगाया सरफेस उतना ही मैक्सिमम लगा पा रहा था. अब इसके बाद थोड़ा सा फोर्स आने के बाद वो मूव करना स्टार्ट करेगा. मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है? पहले फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शन भी बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर फ्रिक्शन बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर फ्रिक्शन बढ़ा, एक लिमिट तक बढ़ा. उसके बाद थोड़ा सा फोर्स लगाओ, वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा. क्लियर है ना? और आपने ये भी नोटिस करा होगा किसी भी चीज को खींचना या पुश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्ट करना अगर वो स्टेशनरी है. जब वो एक बार स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए ना तो देखना आपको कम ताकत लगाने पड़ते हैं. मतलब जब वो मोशन में आ जाए, जब वो स्लाइड करना स्टार्ट करे या रोल करना स्टार्ट करे तो उस वक्त क्या होता है? फ्रिक्शन कम लगते हैं, अपोजिंग फोर्स कम लगते हैं. क्लियर है मेरी बात ना? ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम्पल से आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा. तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला टाइप्स आता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन.
व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं और ये बातें यहां से समझ आ जाएगा। पापा, ठीक है, पापा इज पावरफुल मैन, तभी तो उन्होंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, अलमीरा शिफ्ट कर गया, है ना। देख रहे हो, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है जब कोई बॉडी रेस्ट पे है, आपने फोर्स लगाया वो, और जितना ज्यादा फोर्स लगाते जा रहे, 5 न्यूटन तो सरफेस ने 5 लगाया, 7 लगाया तो 7 लगाया, 12 लगाया तो 12 लगाया, जितना आपने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स वो लगा के अपोज किए जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो देखो, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोई फिक्स है नहीं। 5 न्यूटन जब लगा तो इसने भी 5 न्यूटन लगाया अपोजिंग फोर्स, जब 12 न्यूटन लगा तो इसने भी 12 लगाया, जब 24 लगाया तो 24 इसने भी लगाया, तो ये एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है ना। तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को बोल सकता हूं इट इज एन एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है, लिख सकता हूं इट इज एन एडजस्टिंग फोर्स। ये एडजस्टेबल है, क्लियर है ना, ये ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इतना ही लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एडजस्टेबल है। अब देखो, एक तो मैंने लिखा, अब देखो, जब एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स ही है ना, जब एक्सटर्नल फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते गया तो अपोजिंग फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज किया सेम रेट से, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज्ड ग्रेजुअली when external force increased gradually, the force of friction also increases with same rate, ठीक है। जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे वो भी बढ़ते रहेगा, एंड बॉडी रिमेन इन रेस्ट, और बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स सरफेस लगा करके क्या करेगा, अपोज करेगा, और बॉडी रिमेन रेस्ट पे ही रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो, अब यहां पे स्टैटिक फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैंने बोला था 24 न्यूटन सरफेस लगा सकता, अब इसके बाद थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब उससे ज्यादा वो अपोज नहीं कर सकता। तो यहां पे सेकेंड आता है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, the value of maximum static friction is called limiting friction. ठीक है ना, मैक्सिमम जो होगा वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब देखो, मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग तो मैंने बोल दिया, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन एट विच बॉडी इज जस्ट टेंड्स टू मूव, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन is that friction और is maximum static friction at which, मैंने लिख दिया है, ठीक है, body is just tends to move, मतलब अब इसके बाद वो मूव करने, 24 न्यूटन जो मैंने बोला, अब इसके बाद वो मूव करने वाला, इसके बाद वो ज्यादा लगा ही नहीं सकता, तो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। मैं इसकी फॉर्मूला ऊपर लिखता हूं, ये समझ आ गया होगा आई होप, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई भी फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। देखो, इसका ही पार्ट है, मैं ऊपर लिख रहा हूं,
तो दैट इज एफ आर इज द फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट किया जाता। और ये कौन सी, लिमिटिंग, इज इक्वल टू म्यू काइनेटिक भी लिखा हो, सॉरी म्यू स्टैटिक भी लिखा होता है, ठीक है ना, जो स्टैटिक म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये इसका मतलब ही है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रही है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि एडजस्टेबल फोर्स है तो मैक्सिमम कैलकुलेशन जो होता है इसी फॉर्मूले से होता है, म्यू एस इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसी, दैट इज मैक्सिमम, लिमिटिंग की बात हो रही है, और एन इज द नॉर्मल। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। ये वैल्यू को पुट करोगे, आपको ये म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा होगा, नॉर्मल आपको पता होगा, और वैल्यू निकालोगे तो वो आपको बता देगा कि सरफेस कितना मैक्सिमम लगा सकता है। मतलब इससे ज्यादा आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर है ना। नाउ द थर्ड टाइप इज, लिख लिया, थर्ड टाइप इज, थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसे डायनेमिक भी बोला जाता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज इन motion, the force of friction acting between contact surface is called kinetic friction। ठीक है, इसके लिए मैं फॉर्मूला अगर बोल दूं तो म्यू एफ आर काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के एन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के क्या है, कोइफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये आपको दे रखा होगा। इसीलिए देखना, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाता है ना, तो ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले से, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन वाले से कम हो जाती है। तो जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगने लगेगा, तो बॉडी मूव करना थोड़ा इजी हो जाता है, उस वक्त चलते हुए में फोर्स लगता है कम। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना, एक ग्राफ बना रहा हूं, उसके बाद में टाइप्स। ठीक है, अच्छा पहले ही देख लो आप, क्या मैं बता रहा हूं पहले, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब मैंने क्या बोला कि जब बॉडी मोशन में होगी तो अपोजिंग फोर्स जो एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन के दो तरीके के होते हैं, द फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, लिख, सेकेंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन को। इससे पहले एक ग्राफ की बात करता हूं, ठीक है, सो दैट कि मैं इस डायग्राम को फिर हटा दूं। ये डायग्राम से ग्राफ आपको एक्सप्लेन करता हूं। ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में एक ग्राफ में बना रहा हूं। दिस इज अप्लाइड फोर्स
and this is force of friction. This y-axis representing the force of friction and x-axis representing applied force. मतलब ये जो मैंने फोर्स लगाया ये, तो देखो स्टार्टिंग में जब फोर्स अप्लाइड फोर्स 0 था, फ्रिक्शन भी 0. जब मैंने 5 न्यूटन का लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन लगा. जब मैंने 10 न्यूटन लगाया 10 लगा, 20, इस तरीके से बढ़ता जाएगा. और कहां तक बढ़ेगा? जहां तक उसकी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, है ना. जब तक वो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी तब तक वो लिनियरली इंक्रीज करेगा. दैट इज इंक्रीजिंग लिनियरली. अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू कब तक होगा? दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. और ये जो लाइन जा रही है दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वैरी कर रही है. अब देखो, अब मैंने बोला कि स्लाइटली थोड़ा सा कम हो जाता है, और ये कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन. देखो सबसे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स अगर मैं ओ ए बोलूं तो ए इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन और दिस बी सी इज काइनेटिक फ्रिक्शन और ए ओ इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. ए पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी फॉर्मूला होती है म्यू एस इंटू एन. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, एन इंपॉर्टेंट ग्राफ. इससे आप बता सकते हो सारे फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का रिलेशन. नाउ लिख लिया ना. देखो अब मैंने आपको लास्ट बताया था टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो फर्स्ट टाइप इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने बोला था, और सेकेंड टाइप मैंने बोला था दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन वन बॉडी slide on the surface of another body, at that time the force of friction act between the contact surface is called स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, एक कोई बॉडी है जैसे ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, तो ये जब ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा तो जो अपोजिंग फोर्स जनरेट होंगे दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सेकेंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन लाइक दिस, ये ठीक है, ये देखो रोल किया ना, तो रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है, तो रोल करते वक्त जो अपोजिंग फोर्स, जैसे फुटबॉल को फेंकोगे तो वो रोल करता है, वो आगे जाएगा, तो उसमें जो अपोजिंग फोर्स लगेंगे दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. मींस व्हेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट surface when one body roll over another body. ठीक है, जब एक बॉडी रोल करेगा दूसरे बॉडी पे. इसकी एग्जाम्पल देख सकते हो आप, एग्जाम्पल. ठीक है, टायर्स ऑफ बस एंड कार, ठीक है, दैट रोल ओवर द रोड. ठीक है, रोलिंग ऑफ व्हील्स ऑफ कार एंड बस. और भी देख सकते हो एग्जाम्पल,
डेली टू डेली लाइफ में, है ना। क्या देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो जो लगेज होता है, लगेज देखो ना, बैग, ट्रॉली बैग जो बोलते हो, ट्रॉली मीन्स उसमें जो व्हील होते हैं, ठीक है, वो व्हील, वो भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये हो गया, एक तो मैंने बोला कार का, बस का, और एक आपकी जो लगेज होती है, तो वो भी एग्जाम्पल है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। नाउ कमिंग टू दैट कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, व्हाट आर द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के जानते हो कॉज क्या होते हैं? एक्चुअली हमें फील होता है कि जब रोल कर रहा है एक व्हील दूसरे सरफेस पे, जब रोल कर रहा तो एट द टाइम, रोलिंग के टाइम होता क्या है, देखो लगेज ऑफ व्हील ऑफ लगेज मैंने लिख दिया, ठीक है ना। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, तो एक्चुअली देखो होता क्या ना, जब ये सपोज दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये रोल कर रहा ना इसके ऊपर। इसी तरीके से रोड, जब रोड में ना कार चलते या बस चलते हैं तो यू कैन फील इट, आपको टायर दबा हुआ दिखेगा, ठीक है, बट रोड या जिस सरफेस पे जा रहा वो दबता हुआ नहीं दिखता। एक्चुअली वो भी दबता, एट सम एक्सटेंट वो भी दबता, वो भी प्रेस होता, ठीक है ना, बट एक्चुअली हमें पता नहीं लग पाता। तो व्हाट वी कैन फील कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में आप देख सकते हो दैट व्हेन, ठीक है, व्हेन टायर्स ऑफ बस और कार move on the road or on the surface, then the deformation, अभी मैंने बात करा था जैसे ये इसके ऊपर रोल कर रहा तो हमें दिखाई नहीं देता ये डिफॉर्मेशन हो रहा, बट एक्चुअली आप देखोगे ना तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देख सकते हो, या कार में एक्चुअली यू कैन फील इट, ठीक है ना, यू कैन फील इट दैट कि डिफॉर्मेशन होते हैं। तो when the tires of the bus and the car move on the road or the surface, then deformation take place. अब जब डिफॉर्मेशन हो गए तो उस डिफॉर्मेशन को ओवरकम करने के लिए, लाइक अगर मैं उसकी डायग्राम बनाऊं अभी, ठीक है ना, तो इस तरीके के रोड थे, व्हील ऐसा था, हमें तो फील होता व्हील ऐसा ही है, बट एक्चुअली होता है क्या ना कि इस तरीके से ऐसा हो जाता सरफेस। तो देखो इसको आगे जाने के लिए इस इनक्लाइंड प्लेन को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने लिखा व्हेन द टायर्स ऑफ बस एंड द कार मूव ऑन द रोड और द सरफेस द डिफॉर्मेशन टेक प्लेस एंड, और ये जो डिफॉर्मेशन होता है ना वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है, मींस दिस डिफॉर्मेशन इज नॉट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये जो डिफॉर्मेशन होता है ना ये टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। टेम्पररी डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे ये टायर आगे चला जाएगा वो वापिस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। That's why I have written when the tires of the bus and the car move on the road and the surface, then the deformation take place and inclined plane formed to overcome this, the additional force required, this is friction. And which kind of friction this is rolling friction, क्लियर है ना। इंक्लाइन प्लेन फॉर्म अब जब ये आगे जाएगा तो देख रहे हो इसको ऊपर चढ़ना होगा तो फोर्स, एडिशनल फोर्स चाहिए होगा, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर है ना। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं, किस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन होती है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन। रब कर रहा हूं, पॉज करके वीडियो को लिखो लिख लिए, है ना, ये इधर आ रहा व्हील,
देखो अब मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस। देखो हमारे लाइफ में कुछ भी चीजें होती हैं, कुछ भी होता है तो उसका एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीज अगर हो रहा, कोई भी चीज हो रहा तो उसकी एडवांटेजेस ही होगी, उसकी डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना। और किसी किसी चीज का कुछ अच्छा इफेक्ट होता है ना। जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले मैं एडवांटेज की बात करता हूं। कुछ भी चीजें होती है ना तो हमारे लाइफ में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, तो एडवांटेज की बात करता हूं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि वी आर एबल टू वॉक, ठीक है ना, हम जब चलते हैं तो क्यों चलते हैं, जैसे आप फील करो पीछे की तरफ फोर्स रखते हो, पैर रखते हो तो पीछे की तरफ आप उसे पुश करते हो। जैसे आपने पुश करा, अगर मान लो ग्रीस लगा हुआ सरफेस पे तो पुश करोगे तो गिर जाओगे, और गिरोगे तो ये आप 32 बार ही गिर के संभल सकते हो, क्योंकि 32 टाइम 32 दांत होते हैं। एक बार गिरोगे एक दांत टूटेगी, दूसरी बार गिरोगे दूसरे दांत टूटेंगे, और ये 32 बार ही होगा। 33 टाइम्स होगा तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मतलब बोलने का क्या है ना कि अपोजिंग फोर्स, ठीक है ना, अपोजिंग फोर्स जैसे ही आपने पीछे की तरफ पुश करा, अगर पीछे कोई फ्रिक्शन है वहां पे, दैट आपने पीछे पुश करा तो वो आगे पुश करेगा और आप आगे की तरफ मूव कर पाओगे। मींस वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेज ही है ना। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड एडवांटेज की मैं बात करता हूं। जब बस और ट्रक की व्हील आगे बढ़ते एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं तो उस वक्त अगर वो एक्सेलरेट करे, व्हील वहीं पे मूव करना स्टार्ट कर जाए तो आगे जाएगी गाड़ी, नहीं जाएगी। जैसे आपने ट्रैक्टर को कीचड़ में फंसा हुआ देखा होगा। तो फर्स्ट हो गया वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड की मैं बात करता हूं, ठीक है ना, जैसे कार, व्हील ऑफ द कार, बस की व्हील, आप देखते हो ना जब वो एक्सेलरेट करते तो व्हील रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है, तो जैसे वो करा वो आगे क्यों जा पा रहा। सपोज फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कीचड़ में फंसे हुए कार को या ट्रैक्टर को देखा होगा, ट्रैक्टर को देखा होगा, वो जब एक्सेलरेट करते तो चक्का वहीं पे घूमना स्टार्ट कर जाता है। उसके पीछे रीजन, क्योंकि वहां पे ग्रिप नहीं मिल रहा, फ्रिक्शन नहीं मिल रहा उसे, तो क्या करते वहां पे पुट करते हैं दैट इज ईंटे को, जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो फ्रिक्शन जैसे मिला वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करा। या कोई सपोज कोई गाड़ी मूव कर रहा, हमें रोकना, ब्रेक लगाते हो तो आगे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, वो जा रहा, ब्रेक लगा पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन ही तो लगता, तभी जाकर के वो कार और बस रुकती है। मींस मैं बोल सकता हूं दैट मोशन ऑफ द कार, ठीक है ना, या बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बस और कार एबल टू मूव और स्टॉप, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बस और कार एबल टू मूव और स्टॉप, ठीक है, वो मूव भी कर पाते हैं और रुक भी पाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, अभी मैं लिख रहा हूं मार्कर से, क्यों लिख पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं जहां रोकना चाहता वहां वो रुकता ही नहीं। तो आप भी जो कॉपी पे लिखते हो बाय यूजिंग योर पेन, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। मींस मैं लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन एबल टू राइट ऑन पेपर विथ पेन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पेन वी कैन राइट ऑन पेपर। फोर्थ एग्जाम्पल, देखो जो नेल और स्क्रू जो आप फिक्स करते हो ना वॉल पे, वो भी वहां पे टिका हुआ रहता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन।
तो वहां पे मैं बोल सकता हूं नेल एंड स्क्रू आर फिक्स्ड ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन के वजह से वहां पे टिके हुए रहते हैं। क्लियर है? तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। हमारे लाइफ में फ्रिक्शन की ये एडवांटेजेस है। नाउ मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूं। रब कर दूं? चलो, एडवांटेज हो गई, अब मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूं। डिसएडवांटेज देखो, जितने भी मशीन पार्ट, ठीक है, मूव करते रहते हैं, वो मशीन पार्ट ना फ्रिक्शन के वजह से उनमें वियरिंग एंड टियरिंग हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन या ऑल द मूविंग मशीनरी पार्ट get wear and tear because of friction। ठीक है, फ्रिक्शन के वजह से मशीनरी पार्ट, जो मूवेबल मशीनरी पार्ट होती है, उनमें वियरिंग एंड टियरिंग हो जाता है। क्लियर है ना, घिसना स्टार्ट कर जाते, वो मटेरियल रिमूवल हो जाता उनके। सेकेंड, आप देखे होगे, आप चलते हो तो आप स्लीपर जो पहनते हो, फुटवेयर पहनते हो जो, ठीक है, चलते चलते देखना वो फुटवेयर नीचे से वियरिंग होना स्टार्ट होता, वियर हो जाता, मतलब घिस जाता, उसकी मटेरियल रिमूव कर जाती है। वो क्यों रिमूव करती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और टायर, आप बाईसाइकिल या स्कूटी चलाते होगे ना, तो टायर देखना धीरे धीरे, टायर की जो ऊपर बनी होती है ना ग्रूविंग, जिसको बोलते हो ना आप, फ्रिक्शन के लिए गोटियां बनी होती है टायर के ऊपर, वो देखना धीरे 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 कम हो जाती है और वो स्मूथ हो जाती है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है ना? तो मैं बोल सकता हूं यहां पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप चाहते हो क्या ऐसा हो जाए, नए नए चक्के बार बार आए, जूते नए आए? हाँ, जूते नए आए, ये तो सोचते हो, तभी तो घूम पाओगे अच्छे अच्छे पहन के ना, अलग अलग नहीं चाहते हो एक्चुअली। ठीक है ना, आप ये सोचते हो कि नया शू आए, बट ऐसा नहीं सोचते हो कि पुराने वाले शू नीचे से आधे गायब हो जाए। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, या मैं बोल सकता हूं दैट फुटवियर एंड टायर्स ऑफ गेट वियर। ठीक है, घिस जाते हो। नाउ थर्ड, एनर्जी की बहुत लॉसेस होती है। सपोज मान लो मैं किसी चीज को ला रहा हूं एक जगह से दूसरे जगह, देखना वो गर्म हो जाती है, तो वो कहां गई? वो एनर्जी की लॉसेस हुई। जो हमने एनर्जी दिया, वो कुछ एनर्जी क्या हुआ, वो आने में सारा नहीं लगा, वो कहां कन्वर्ट हो गया? हीट के फॉर्म में। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी गेट वेस्टेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है ना, फ्रिक्शन में क्या होता है? एनर्जी का वेस्ट होता है एक्चुअली। ठीक है ना, तो दीज आर द एडवांटेजेस। ये हम नहीं चाहते बट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है। क्लियर है ना? तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ आ गई आपको फ्रिक्शन की। दीज आर द पॉइंट्स। मैंने 3 पॉइंट जो डिसएडवांटेजेस का लिखा दैट यू हैव टू राइट डाउन। वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मैंने देख लिया आज के लेक्चर में, दैट इज फ्रिक्शन के टाइप्स, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, देन आफ्टर दैट स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एडजस्टेबल फोर्स होता है। इसके बाद हमने देखा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जब बॉडी मोशन में होता है तो उनके बीच में, दैट कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगते हैं, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन।
अब इतना देखने के बाद हमने ये भी देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। क्लियर है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स मैंने समझा दिया, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेसेस पे स्लाइड करे तो उस वक्त जो अपोजिंग फोर्स लगती है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या करे, रोल करे, तो उस वक्त जो अपोजिंग फोर्स लगती है दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। और उसके कॉज भी बताया और कुछ एग्जाम्पल भी बताया रोलिंग फ्रिक्शन के। ठीक है, लास्ट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू।